स्टूडेंट्स, वेलकम आपका एक और नई वीडियो के अंदर, जिसमें अपन जो सिविक्स वाली किताब है 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड के लिए, उसमें जो पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग वाला, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। और मैं चाहता हूं कि आप उन क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ें, ताकि ये जो पहला चैप्टर आपका लगभग 5 नंबर का आएगा, वो 5 नंबर आपको पूरे मिल सकें। और आपको पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में हर एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। 5 नंबर का मतलब ये हो गया, 5 मार्क्स का मतलब ये हो गया कि आपके 1% मार्क्स जो हैं वो इसी चैप्टर से बन रहे हैं। तो जो मैं क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ, आप उनको ध्यान से सुने, और ध्यान से सुने ही नहीं, उनका बढ़िया तरीके से उनको तैयार भी करें, ताकि आपके जो 5 नंबर का चैप्टर है वो नंबर आपको पूरे मिल सके। तो अपन ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का मतलब होता है सत्ता का बंटवारा, अगर हिंदी में देखा जाए। जैसे इसको एग्जाम्पल के द्वारा अपन समझने का प्रयास करें तो आपको पता है, जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति है, उसके 2 संतान हैं। अब अगर उसके पास जो भी प्रॉपर्टी है, अगर वो उसको इक्वल इक्वल डिवाइड करता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन किसी एक बेटे को ज़्यादा दे देता है, दूसरे बेटे को कम दे देता है, तो बहुत सारी क्या आती है, दिक्कत आती है। कहने का मतलब ये हुआ कि फिर कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको इस पूरे चैप्टर में ध्यान रख के रखना है कि अगर आप पावर शेयर करोगे तो उसका जो आउटकम आएगा वो बेटर ही आएगा। लेकिन अगर आप पावर शेयर नहीं करते हो तो फिर बहुत सारे क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर अपने को ये वीडियो ध्यान से, बहुत ज़्यादा ध्यान देखना है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है आपको। मैं आशा करता हूँ आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे और इस चैप्टर को अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी किए अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसे इस चैप्टर के अंदर अपन मोस्टली 2 कंट्रीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक तो बेल्जियम के बारे में पढ़ने वाले हैं और एक श्रीलंका के बारे में। और इन दोनों कंट्री के एग्जाम्पल के द्वारा हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि जब पावर शेयर की जाती है तब किसी देश में किस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, और जब पावर शेयर नहीं की जाती है, अगर अपन पावर शेयर नहीं करते हैं तो कौन सी सिचुएशन क्रिएट होती है। तो बिना देरी करे हुए चले शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बेल्जियम की बात करते हैं। जैसे आपको पता है कि बेल्जियम जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर पड़ता है, यानी यूरोप महाद्वीप के अंदर पड़ता है। ज़्यादा बड़ा देश नहीं है, छोटा सा देश है, एक स्मॉल कंट्री है यूरोप कॉन्टिनेंट का। और जैसे आपने हिस्ट्री किताब में पढ़ा है, अगर आपने हिस्ट्री वाले चैप्टर में इसको अच्छी तरह से पढ़ा है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप वाला जो चैप्टर है, तो उस चैप्टर से शायद आपको ये थोड़ा नॉलेज होगा कि इसकी बॉर्डरिंग कंट्री कौन सी है। क्योंकि वहाँ पर अपन ने सही तरह से उसको एनालाइज करके देखा था कि हाँ ये कौन सी है, इसकी बॉर्डरिंग कंट्री है। तो इसमें भी यही बता रखा है कि अगर बेल्जियम की बॉर्डरिंग कंट्री की बात करें तो अपन बॉर्डर पे इसके फ्रांस भी लगता है, जर्मनी भी लगता है, द नीदरलैंड्स भी लगता है, लग्जमबर्ग भी लगता है। तो ये बॉर्डरिंग कंट्री है। जैसे अपने हिस्ट्री के पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि जो वियना वाली ट्रीटी हुई थी 1815 के अंदर, तो फ्रांस अपनी बाउंड्रीज को दोबारा एक्सटेंड ना कर पाए, उसके लिए उसके जो बाउंड्रीज थी उसके ऊपर क्या किए गए थे, अलग अलग स्टेट जो थे वो स्टेब्लिश किए गए थे। अगर आपको याद हो तो नॉर्थ साइड के अंदर आपने देखा था नीदरलैंड के साथ किसको, बेल्जियम को स्थापित किया गया था। साउथ वाले साइड के अंदर आपको पता है पिडेमोंट के साथ जिनोवा को स्थापित किया गया था। ठीक है, और ये किसके पास थे, सारे फ्रांस की बाउंड्री के पास थे। तो देखिए साफ साफ चल रहा है अपना, फ्रांस भी वहां पर क्लियर हो गया, जर्मनी भी हो गया, नीदरलैंड भी हो गया, लग्जमबर्ग बाद में ऐड हुआ। तो कहने का मतलब है ये बेल्जियम की क्या है, बॉर्डरिंग कंट्री, यानी ये वो देश है जिनका बॉर्डर बेल्जियम के साथ लगता है। तो एक क्वेश्चन आपका ये हो गया कि आपसे पूछ सकता है कि भी हाँ बेल्जियम की बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन सी है बताओ, है ना, विच आर द बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ बेल्जियम। तो उसका आंसर आपका ये बन जाएगा। उसके बाद में अगला जो सवाल आपसे पूछेगा बेल्जियम के बारे में, वो ये पूछ सकता है कि वहाँ की पॉपुलेशन बताओ कितनी है भाई। तो अगर अपन बेल्जियम की पॉपुलेशन की बात करें तो बेल्जियम की पॉपुलेशन ए लिटिल और 1 करोड़, यानी 1 करोड़ से थोड़ी क्या है, ज़्यादा है। अब आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि देश कितना बड़ा है, पॉपुलेशन कितनी है। अगर अपन हमारे देश के हरियाणा स्टेट से इसको कंपेयर करें तो हरियाणा से कंपेयर करने के बाद बेल्जियम की पॉपुलेशन हरियाणा से आधी पड़ती है, हाफ ऑफ द हरियाणा स्टेट। दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है हरियाणा की बताओ।
बेल्जियम की पॉपुलेशन कितनी है, तो अपन ने पढ़ा 1 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा है। कौन से राज्य से कंपेयर करने के बाद वहाँ की हाफ पॉपुलेशन बनती है, तो हरियाणा से कंपेयर करने के बाद है। तो एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है, पॉपुलेशन बताओ कितनी है, कौन से राज्य से कंपेयर करने पर पॉपुलेशन। फिर एथनिक कंपोजिशन पूछ सकता है, यानी कोई भी देश होता है, उस देश के अंदर हो सकता है अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग जात के लोग रह सकते हैं, अलग अलग रिलीजन को मानने वाले लोग रह सकते हैं, तो वो एथनिक कंपोजिशन होता है, उसका बेस अलग अलग होता है। धर्म के आधार पे पूछाएगा तो धर्म के आधार पे बताना पड़ेगा, भाषा के आधार पर पूछा जाए तो भाषा के आधार पर पूछा जाएगा। तो अगर आपसे बेल्जियम के बारे में पूछा जाता है कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ एथनिक कंपोजिशन इन बेल्जियम, तो सीधा सा है, बेल्जियम के अंदर जो है एथनिक कंपोजिशन लैंग्वेज के आधार पर, यानी बेल्जियम के अंदर अलग अलग लैंग्वेज ग्रुप के लोग रहते हैं बेल्जियम के अंदर, अगर हम बेल्जियम की बात करें। अब वो लैंग्वेज ग्रुप कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर डच स्पीकिंग कम्युनिटी रहती है, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी रहती है, जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी भी रहती है यहाँ पर। कहाँ पर? बेल्जियम के अंदर। ठीक है, अब बेल्जियम में भी अलग अलग रीजन है, उन रीजन के अंतर्गत ये लोग रहते हैं। अगर हम डच स्पीकिंग कम्युनिटी की बात करें तो डच स्पीकिंग कम्युनिटी के लोग रहते हैं वहाँ पर फ्लेमिश रीजन के अंदर, और जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के लोग हैं वो रहते हैं वेलोनिया रीजन के अंदर। जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी के लोग दोनों रीजन्स के अंतर्गत रहते हैं। तो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि कौन कौन से लैंग्वेज ग्रुप के लोग कौन कौन से रीजन्स के अंदर रहते हैं। एक आपसे परसेंटेज भी पूछ सकता है कि भाई बताओ यहाँ पर जो अलग अलग लैंग्वेज ग्रुप के लोग रहते हैं उनका परसेंटेज कितना है। तो डच स्पीकिंग कम्युनिटी की बात करें तो यहाँ पर 59% जो लोग हैं वो डच स्पीकिंग कम्युनिटी के लोग रहते हैं बेल्जियम के अंदर, और 40% रहते हैं फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के लोग, और बाकी का जो 1% बच गया यानी 1% जो रिमेन रह गया वो है आपका जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी के लोग। तो ये परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए, क्वेश्चन आ जाए कि भी हाँ डच स्पीकिंग कम्युनिटी का परसेंटेज बताओ, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डच स्पीकिंग कम्युनिटी, देन आंसर इज सो सिंपल, ओनली 59%, यानी 59% लोग जो है यहाँ पर डच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, और 40% यानी 40% लोग यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, और 1% यानी 1% है जर्मन भाषा बोलते। लैंग्वेज के आधार पर यहाँ का एथनिक कंपोजिशन है, कहाँ का? बेल्जियम का। तो एक सवाल आपका ये बन सकता है, कौन से रीजन में रहते हैं, कौन कौन सा परसेंटेज अलग अलग लैंग्वेज ग्रुप का कितना है। मैंने ये आपको जो बता रहा हूँ, आप इन क्वेश्चंस को केवल सुनना नहीं है, इनको बढ़िया तरीके से तैयार करें ताकि आपके जो 5 नंबर है वो कहीं नहीं जाए, आपको बढ़िया तरीके से 5 नंबर मिल सके। ठीक है, अब आगे जब अपन बात करें मेजोरिटी और माइनॉरिटी पूछ लेगा, यानी बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, यानी मेजोरिटी और माइनॉरिटी का मतलब है कि ऐसे लोग जिनकी संख्या ज्यादा है और ऐसे लोग जिनकी संख्या कम है। यानी अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो आप इन वर्ड्स को देखिए, जैसे मेजोरिटी का मतलब MAJORITY, मेजोरिटी, तो इसमें MA का मतलब मैक्सिमम, माइनॉरिटी MIN का मतलब मिनिमम। तो कहने का मतलब मेजोरिटी और माइनॉरिटी पूछे तो इन वर्ड से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ज्यादा संख्या में कौन सा पढ़ा अपन ने? 59% कौन है? डच स्पीकिंग कम्युनिटी के लोग हैं, तो मेजोरिटी में हो गए। माइनॉरिटी में कौन हो गए? 40 और 1% रह गए, यानी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी और जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी। ठीक है, तो ये यहाँ का सिनेरियो है। अगर हम बेल्जियम की कैपिटल सिटी की बात करें, यानी वहां की राजधानी की बात करें, तो बेल्जियम की कैपिटल सिटी का नाम है ब्रुसेल्स। ध्यान रखिए, सवाल बहुत बार आया हुआ है कि बेल्जियम की कैपिटल सिटी का नाम बताओ, तो नाम है ब्रुसेल्स। वहां पर सिनेरियो एकदम अलग है। अगर हम ब्रुसेल्स की बात करें तो ब्रुसेल्स के अंदर 80% जो लोग हैं वो तो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, और 20% जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर उल्टा सिनेरियो है, यानी कंट्री वाइज अगर देखा जाए तो मेजोरिटी में डच स्पीकिंग कम्युनिटी वाले हैं, लेकिन अगर ब्रुसेल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर मेजोरिटी में कौन है? यहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाले मेजोरिटी में है, और डच स्पीकिंग कम्युनिटी वाले लोग क्या है? माइनॉरिटी में। तो यहाँ पर सिनेरियो एकदम उल्टा है। तो अगर कंट्री वाइज देखा जाए तो कौन है मेजोरिटी में? डच स्पीकिंग कम्युनिटी वाले लोग हैं। तो कहने का मतलब है कि डोमिनेंस उनका होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। क्या उल्टा है? कि जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाले लोग हैं वैसे तो माइनॉरिटी में है, लेकिन वेल्थ वाइज अगर देखा जाए और पावर वाइज देखा जाए तो वो ज्यादा है। तो वो अपनी पावर और वेल्थ का प्रयोग करके बाकी की जो दो कम्युनिटी है, डच स्पीकिंग कम्युनिटी और जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी को डोमिनेट करते हैं। यानी कहने का मतलब जो चैप्टर है, अपना चैप्टर का नाम क्या है? पावर शेयरिंग। यानी वो अपनी वेल्थ और पावर के बल पर बाकी की जो कम्युनिटी है उनके साथ क्या नहीं कर रहे हैं? पावर शेयरिंग नहीं कर रहे हैं।
इसी वजह से जो 50s और 60s का जो है मतलब कि दशक था 50 और 60 1950 और 60 का दशक है, उस दौरान इन कम्युनिटीज के बीच बहुत ज़्यादा क्या हुए, कॉन्फ्लिक्ट हुए, टकराव हुए। यानी टकराव का कारण वही है कि जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाले लोग हैं वो डच स्पीकिंग कम्युनिटी और जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी वाले लोगों के साथ क्या नहीं कर रहे हैं, पावर शेयर नहीं कर रहे हैं। जो मैंने बताया था आपको पहले कॉन्सेप्ट कि अगर आप पावर शेयर नहीं करते हो तो वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, लेकिन अगर आप पावर शेयर करते हो तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करता, मतलब बेटर आउटकम्स आते हैं, बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको शायद ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आई होंगी और ये क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं इनको आप अच्छी तरह से पढ़ें ताकि आपको ये क्वेश्चन एकदम बढ़िया तरीके से तैयार हो जाए। अब अपन बात कर लेते हैं श्रीलंका की। ज़्यादा बड़ा नहीं है श्रीलंका का टॉपिक, छोटा सा ही, इसी क्लास में अपन पूरा कर लेते हैं कि उस दूसरी क्लास में लेके जाए। श्रीलंका आपको पता है एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर पड़ता है, बहुत ज़्यादा बड़ा देश भी नहीं, आइलैंड कंट्री, एक छोटा सा द्वीप है। आपको पता है हमारा जो स्टेट है तमिलनाडु, उसका जो साउदर्न कोस्ट है, जो दक्षिणी तट है, उससे उसकी दूरी ज़्यादा है ना, नॉट सो फार फ्रॉम द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। अगर हम श्रीलंका की बात करें तो अगर अपन बॉर्डरिंग कंट्री की बात करें तो आपको पता है आइलैंड कंट्री, बॉर्डर तो लगता ही नहीं है। तो नेबरिंग कंट्री पूछ ले तो इंडिया हो गया, म्यांमार हो गया, आपको पता है इस तरह के जो देश हैं, आप क्या कर सकते हो, मालदीव है, बता सकते हो। ठीक है, सवाल आ जाए तो पॉपुलेशन की बात करें तो श्रीलंका की पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़, अबाउट 2 करोड़, 2 करोड़ के करीब जनसंख्या है। तो यहाँ भी अगर कंपेयर करें तो हरियाणा से कंपेयर करने पर श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है वो हरियाणा के इक्वल बनती है, एकदम बराबर, बराबर की जनसंख्या। तो ये पॉपुलेशन हो गई। एथनिक कंपोजिशन की बात करें तो एथनिक कंपोजिशन यहाँ पर, एथनिक कंपोजिशन का बेसिस दो है, एक तो लैंग्वेज के आधार पर भी है और एक रिलीजन के आधार पर। यानी श्रीलंका के अंदर अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग भी रहते हैं और अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग भी रहते हैं। तो चलिए उस एथनिक कंपोजिशन को और देख लेते हैं। जैसे लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर जो मेन डोमिनेटेड लैंग्वेजेस हैं, एक तो सिंगला स्पीकिंग कम्युनिटी है, एक तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी। आपको पता हो पुराने समय में जो श्रीलंका, उसको सिंगली देश भी कहा जाता था, साइलोन भी कहा जाता था। तो उसी आधार पर सिंगला स्पीकिंग कम्युनिटी यहाँ रहती है जो सिंगला भाषा बोलती है। अब गलती यहाँ मत करना, SINGHLA मत लिखना सिंगला, SINHALA लिखना है, सिंगला ऐसे लिखना है। और दूसरी है तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी। जो सिंगला स्पीकिंग कम्युनिटी है उनका परसेंटेज अगर यहाँ पर देखा जाए, कहाँ पर, श्रीलंका के अंदर, तो 74%, 74% जो है सिंगला स्पीकिंग कम्युनिटी के लोग रहते हैं और 18% यहाँ पर तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी के लोग रहते हैं। अब जो 18% जो तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी के लोग रहते हैं उसमें से 13% तो वो हैं जो श्रीलंकन तमिल्स हैं, यानी जिनका जन्म श्रीलंका के अंदर ही हुआ। बाकी के जो है वो इंडियन तमिल्स हैं जिनको कॉलोनियल पीरियड के दौरान प्लांटेशन के अंदर काम करने के लिए इंडिया से एज ए वर्कर यहाँ लाया गया था और आज उन्हीं की जनरेशन श्रीलंका के अंदर रह रही है, उनको इंडियन तमिल्स कहा जाता है। तो ये भी सवाल आ सकते हैं, तो ध्यान रखें इन सवाल के ऊपर भी, ऐसा नहीं है इनको इग्नोर कर दें, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम है, कुछ भी पूछ सकता है, आपको पता है इस चीज़ के लिए। तो एक सवाल ये है आपका। अब यहाँ अगर देखा जाए रीजन्स की बात की जाए तो जो सिंगला स्पीकिंग कम्युनिटी वाले जो लोग हैं वो आपका वेस्ट वाला जो श्रीलंका का पार्ट है, सेंटर वाला जो पार्ट है, साउथ वाला पार्ट है, जैसे कोलंबो और ये वाला जो पार्ट है, वहाँ पर आपके सिंगला स्पीकिंग कम्युनिटी वाले लोग रहते हैं। और जो श्रीलंका का नॉर्थ और ईस्ट वाला पार्ट है वहाँ पर तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो ये रीजन वाइज हो गया कि कौन सी कम्युनिटी के लोग कौन से रीजन के अंदर रहते हैं। आगे बात समझ में। अब यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ पर मेजोरिटी में सिंगला स्पीकिंग कम्युनिटी वाले हैं और माइनॉरिटी में तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी वाले लोग हैं। तो इस आधार पर आप सोच रहे हो कि यहाँ पर भी बेल्जियम वाली स्थिति होगी, नहीं, यहाँ पर जो मेजोरिटी में है वही अपनी मेजोरिटी का फायदा उठाकर और जो माइनॉरिटी है उसको क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। यानी इसको मेजोरिटिज्म कहा जाता है एक तरीके से, बहुसंख्यकवाद, कि जब कोई मेजोरिटी कम्युनिटी जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी को डोमिनेट करती है तो उसको मेजोरिटिज्म कहा जाता है। तो ये वाली की चीज़ यहाँ पर हो रही है। तो यानी जो मेजोरिटी में है वो माइनॉरिटी के साथ क्या नहीं कर रहे हैं, पावर शेयर नहीं कर रहे हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा क्या हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं इनके बीच। रिलीजन की बात करें तो यहाँ पर बौद्ध धर्म को मानने वाले, यानी ज़्यादातर जो सिंगला स्पीकिंग कम्युनिटी वाले हैं वो बुद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। ऐसी बात नहीं है, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। 7% यहाँ क्रिश्चियन भी रहते हैं, यानी ईसाई धर्म को मानने वाले, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं। तो इस तरह से 100% सिनेरियो बन जाता। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन का डोमिनेट कर रहा है यहाँ पर,
सिंगला स्पीकिंग कम्युनिटी वाले डोमिनेट कर रहे हैं, यानी वो जो दूसरी जो लैंग्वेज ग्रुप है या जो रिलीजियस ग्रुप है उनके साथ क्या नहीं कर रहे हैं, पावर शेयर नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो इस क्लास में हमने क्या देखा, हमने इसमें ये देखा कि जो पावर शेयर नहीं कर रहे हैं तब क्या सिचुएशन उत्पन्न हो रही है। देख रहे हैं कि अपन जो अलग अलग वहां पर जो कम्युनिटीज रह रही है उनके बीच में बहुत ज़्यादा क्या हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। वही अपन ने पढ़ा था शुरू में कॉन्सेप्ट में, यही बताया था कि अगर पावर शेयर नहीं करते हो तो ये स्थिति होती है, पावर शेयर करते हैं तब क्या होता है, वो अपन आगे की क्लासों में देखेंगे। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस टॉपिक में आपको बताया, इनके ऊपर गौर करना अच्छी तरह से, ताकि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से, ज़्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका ये चैप्टर पूरा करने में, जल्दी आपका ये चैप्टर पूरा कर दूंगा। और आशा करता हूँ कि आपको जो आज पढ़ाया है वो अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा, आप उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे ताकि बोर्ड में जो आप अचीव करना चाह रहे हैं वो अचीव कर पाएँ। और इन क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से देखना, ये आस करता हूँ, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो आप भी मेहनत करें ताकि आपकी भी मेहनत सफल हो, मेरी भी मेहनत सफल हो। तो आज का वीडियो अपन यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, सी यू।